समय प्रज्वल रेवन्ना सांसद थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद सारे कुकर्म किया उसने। लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले इसके सारे जो है कुकर्म सामने आए। उनका जो फार्म हाउस था उसमें से एक लेडी बरामद हुई। तो उनका पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गया क्योंकि सजा 2 साल से ज्यादा है। नमस्कार, मैं श्याम शरण, एडवोकेट हाईकोर्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रज्वल रेवन्ना केस पर। कर्नाटक का ये बहुत चर्चित मामला 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बहुत पूरे देश की मीडिया में हाईलाइट हुआ था। उस समय प्रज्वल रेवन्ना सांसद थे और चुनाव भी लड़ रहे थे करेंट सेशन के लिए। पहली बार वो 2019 में सांसद बने थे और 2024 में वो फिर से चुनाव लड़ रहे थे। और उसके ये केस हम लोग क्यों उन्हीं का केस लेके आ रहे हैं, इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं सिर्फ कि वो बहुत हाईलाइटेड केस था या एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला था या प्रज्वल रेवन्ना के प्रोफाइल बहुत हाई है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए इस केस को लेकर आए हैं कि इस तरह के रेयर एग्जाम्पल देश के केसेस के मामले में दिखाई देते हैं जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के 376(2)(n) और 354(a), 354(b), 354(c) ये धाराएं एक साथ लगाई जाए। रेयर केस में ऐसी मिलते हैं कि इसे सारी धाराएं एक साथ लगाई जाए। नॉर्मल भाषा में कहें तो ये केस जो है 376 जो होता है वो बलात्कार के लिए यानी रेप में इस्तेमाल किया जाता है और 354 छेड़खानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत अलग अलग हैं। 354(a) में अलग बात कही गई है, 354(b) में अलग बात कही गई है, 354 में अलग डेफिनेशन है और तीनों की सजाएं अलग अलग है। इसी तरह जो 376 है और 2K और 2N, इन दोनों में भी अलग अलग बात की गई है, अलग अलग सजा का प्रावधान है। तो हम आज इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो मैं समीरण चैटर्जी, एडवोकेट हाई कोर्ट। अब हम दोनों दोस्त मिल करके कुछ इस तरीके की चर्चाएं करेंगे जिससे आपको कुछ फायदा हो। ये मुकदमा चूंकि आप जैसे हमारे मित्र ने बता दिया आपको कि क्यों इस मुकदमे को उन्होंने लिया जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप जानना चाहेंगे कि ये प्रज्वल रेवन्ना थे कौन? जी जी, तो ये सबसे बड़ा मामला तो यही है। वो उन्होंने बता दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने ये नहीं कहा। पॉलिटिकल प्रोफाइल के बाहर भी बात करनी है आपको पूरी चीज, तो मैंने तो सिर्फ उसका पॉलिटिकल प्रोफाइल बताया, आप उसको पूरा डिटेल बताना बहुत पड़ेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये ऑस्ट्रेलिया से एमटेक का डिग्री लेके आया था। हाँ, आईटी में। जी, बहुत अच्छा लगा था। अब पता नहीं क्या बात हुई, वो 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया यहाँ। आ करके उसने राजनीति में अपना योगदान कर दिया और उसी में घुस गया राजनीति में। और उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था जनता दल सेकुलर। जनता दल सेकुलर, जहां तक मुझे याद है कि देवेगौड़ा की पार्टी थी। देवेगौड़ा जी ने बनाई थी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वो उन्हीं के साथ इन्होंने ज्वाइन किया। हाँ, वही वो पार्टी पहले बनी हुई थी। जो एच.डी. देवेगौड़ा, ये कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा इनका ग्रैंडफादर था। ओके, वो इनके ग्रैंडफादर थे और ये उन्हीं का ये पोता। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद सारे कुकर्म किया उसने, जिसकी वजह से आज उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 में हसन सीट से, जो कि उनके ग्रैंडफादर की सीट थी, जिनसे ग्रैंडफादर ने लड़ा था और जीता था। अच्छा, एच.डी. देवेगौड़ा जी उस सीट पे पहले लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो उसी से ये चुनाव लड़े और एमपी हुए, जो 2024 तक रहे। जी, 2024 में भी उन्होंने पर्चा भरा। जी, उसको भी कंटेस्ट किया, लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले इसके सारे जो है कुकर्म सामने आ गए। अच्छा, मतलब जो सीडी वगैरह या जो पेन ड्राइव वगैरह थी वो उसी समय में थी। मेरे ख्याल से पहली बार इसमें केस भी किसी इन्हीं की तरफ से दर्ज कराया गया था। मतलब पहली जो कंप्लेंट आई थी कि इस तरह की सीडी वो पेन ड्राइव बांटी जा रही है, इसमें कुछ पोर्न कंटेंट है
अश्लील सामग्री है, ये इन्हीं के किसी एजेंट ने दर्ज कराई थी पहले, और बाद में जब वो मामला बढ़ता चला गया तो शायद इस तरह से हुआ कि पता चला बस अड्डे के पास कुछ सीडी और पेन ड्राइव फेंकी हुई मिली जिसमें इस तरह की चीजें थी। जी बिल्कुल बात सही है, जी यही बात सही है। इसमें ऐसा हुआ कि चुनाव उनका एक पोलिंग एजेंट था जी, जिसको ये सब मिला जा करके, जी उसको मिला पेन ड्राइव, उसको सीडी मिली कहीं, जी, तब उसने अपने पार्टी को इन्फॉर्म किया कि साहब देखिए ये सब हो रहा है, अच्छा, आपके खिलाफ ये सब बातें हो रही, जी ये कहाँ से आया। जी, तो कंप्लेंट उसी बेसिस पे सब जगह पहुंच गई बात, जी, कंप्लेंट लॉन्च भी हो गया उस तरीके से, अच्छा, वो एफआईआर भी हो गई। एफआईआर भी हो गई, उसी बेसिस पर एफआईआर भी हो गई। बाद में एसआईटी ने टेक ओवर किया ना मैटर को। अच्छा, क्यों एसआईटी बीच में क्यों आई? भाई एसआईटी ऐसा है ना कि कोई भी बड़ा मुकदमा जो होता है, बड़े बड़े नेताओं का मुकदमा कुछ होता है जो जिसमें त्वरित कार्रवाई करनी और सही कार्रवाई होनी है, जी, तो उसमें एसआईटी का गठन करके, क्योंकि ये जो ऐसे पुलिस जो वो करती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वो बहुत सही नहीं होता है, इन सब हीरा हवाली करते हैं। फिर देखिए पीएमएलए कोड बना है। जी। नहीं मतलब जैसे अभी हम उस वाले मुद्दे पे रहते हैं, तो मुझे जो केस का के फैक्ट हैं उसके हिसाब से 26 अप्रैल को ये सारी चीजें चलनी शुरू हो हुई गई और 27 को सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया, 27 अप्रैल को। और कर्नाटक में बिल्कुल। निश्चित तौर पे आपको पता है कि अपोजिशन की सरकार है, और चूंकि तो प्रज्वल के पिताजी देवगौड़ा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में हैं और इधर से कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कुछ उसके चलते जो है कि कांग्रेस ने ये उछलवाया है जबरदस्ती, चुनाव हरवाने का नतीजा है या एक घेराबंदी करने का तरीका है, इसलिए इन चीजों को मार्केट में ले आया गया। शायद इसीलिए सरकार हरकत में आई होगी और एसआईटी का गठन उन्होंने 27 को ही आनंद फानंद में कर दिया। प्रज्वल का भी तो यही कहना था ना जी, कि उसको गलत बताया गया है, क्योंकि हाँ वो नेतागिरी में आ गया, वो चुनाव ना लड़ा, उसके बाद उसको हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उस समय प्रज्वल दूसरे मतलब जो टॉप 5 थे सबसे कम उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले और फिर से चुनाव लड़ने वाले लोगों में प्रज्वल का नाम शामिल था। तो ये भी एक कारण भी शायद उसने उस समय ये बात बताई थी कि हाँ ऐसा भी इस कारण से भी मुझे फंसाया गया हो सकता है। उसका ही कहना था। 5 मई 2024 को इनके प्रज्वल रेवन्ना के जो उनका जो फार्म हाउस था उसमें से एक लेडी बरामद हुई। अच्छा, वो मैसूर वाले की बात आप कर रहे हैं? हाँ, जी जी, उनका जो मैसूर में तो वही उसी हासन में उनका जो मैसूर में गेस्ट हाउस वो था, उनका फार्म हाउस था जी, वहाँ एक लेडी काम करती थी, उनका मेयर जी जी, जो नौकरानी थी उनके यहाँ, जी, वो काम करती थी वहाँ। वहाँ उसको बंधक बना के रखा हुआ था। जो इसके ड्राइवर ने ही बताया, उसका नाम कार्तिक था शायद, अच्छा, उसका नाम था शायद कार्तिक। तो उसके कहने पर उस वहां से बरामद हुई। अच्छा, हाँ कार्तिकेयन ने ही वो था जिसने पुलिस को तक कहीं से ये सूचना दी थी कि वहां पे एक महिला को बंधक बना के रखा गया है। उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची थी, मैसूर के पास वो कहीं कोई गेस्ट हाउस था, वहां से उसको उस महिला को बरामद किया गया था। जी जी जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 8 मई को जी, एफआईआर लॉन्च हुआ। जी, कौन से थाना में लॉन्च हुआ वो एफआईआर? वो थाने का नाम है, अच्छा, होले नरसीपुरा टाउन पुलिस। जी 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 जी, होले नरसिंहपुरा वही है, हासन में ही होले नरसिंहपुरा। वहाँ वो जो एफआईआर लॉन्च हुआ थाने में, और उसके बेसिस पर क्राइम केस नंबर 107 सन 2024 दर्ज हुआ जी, और जिस पे ट्रायल चला बाद में क्या करके। जी 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 जी, इस केस में प्रज्वल वर्मा की जो नौकरानी थी, नौकरानी थी कि एम्प्लाई थी? क्योंकि बाद में ये बात आई थी कि निकाल दिया गया उसको। नहीं नौकरानी तो नौकरानी नहीं करते हैं क्या भाई, मतलब पेड तो थी ना। जी जी जी, और पेड थी, कहा गया है मेड है, क्योंकि इस केस में मेड ही मतलब अगर जैसे ऐसा कुछ था कि उसको जबरदस्ती ले गया जाया गया होगा, तो अगर जबरदस्ती गई तो फिर तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए होगा। तो उसके कंट्रोल में रहता है, कोई भी मेड रहेगी तो उसके कंट्रोल में रहेगी। जी जी, नौकर तो कंट्रोल में ही रहता है ना, नौकर तो एम्प्लॉय हुआ एक तरीके से। जी, तो उसको अपने हिसाब से ले जाया करता था ये जहाँ कुछ। अच्छा, और एक बार नहीं, कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया इसने। अब केस के जो फैक्ट हैं उसमें तो 2 बार की पुष्टि हुई है, 2 बार की पुष्टि हुई है। और लेकिन वो कैसे हुई है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बारे में भी आप बताइए। नहीं वो तो उसने
जो कुछ किया उसका रिकॉर्डिंग भी किया। रिकॉर्डिंग के अलावा भी जैसे वो था ना कि वो फार्म हाउस के उसमें एक रूम था जिसमें उस महिला के कपड़े बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। केवल उसकी एक अकेले उस महिला के साथ नहीं है, उसने 4 केस किए इस तरीके से, 4 रेप किया था उसने। जी नहीं, वो तो खैर बहुत सारे नाम आए थे अलग अलग, और केस भी 4 अलग अलग हैं, लेकिन उसमें कुछ ये तो आप अलग अलग तरह के। अभी एक केस में जजमेंट आया ना, जी इसलिए हम इस महिला के बारे में जानते हैं। उस फार्म हाउस को अकेले इसी महिला के साथ पता नहीं और वो महिलाओं के साथ हुआ होगा, लेकिन खुला जो था तो इसमें जो है, इस केस में वो फोटो को बनाता था, वीडियो करता था, और उसके सारे जो बिलोंगिंग्स थे सब एक अलमारी में बंद कर देता था, वहीं रख देता था। उस अलमारी से बरामद हुआ जब, तो उस अलमारी से जब बरामद हुआ सामान, तो इसका डीएनए उसमें से पता लग गया कि हाँ इसी ने किया है सब कुछ। तो सामान से कैसे पता चलेगा कि उसका डीएनए उससे कैसे मैच कराएंगे सामान से? आप करोगे, रेप करोगे तो उसमें अच्छा, मतलब वो कपड़े, तब फिर तो कपड़े हो गए ना, जो उससे जिसमें उसका भी डीएनए हो और इसका भी डीएनए हो, दोनों का तभी तो डीएनए था, कपड़े थे सब जी, तो उसे पता लग गया। अच्छा, समझे ना? हाँ, तभी तो पकड़ में आया। जी 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 जी। इस मामले में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि रेप की जो धाराओं पे हम बात कर रहे थे, इसमें 376(2) किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में बलात्कार करना, जो इन्होंने बताया अभी आपने जो फैक्ट दिए कि मतलब वो उसके प्रभाव में थी क्योंकि वो उसकी एम्प्लॉय थी, और एम्प्लॉय थी तो भाई निश्चित तौर पे एम्प्लॉय क्यों बनता है कोई, तो कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, उससे उसका घर परिवार चलता है, तमाम चीजें घर की चलती हैं, इसलिए आदमी फेथ भी कर लेता है और कहीं भी चला भी जाता है, थोड़ा बहुत हैंडल भी कर लेता है ऊपर नीचे। तो ये धारा लगी 376(2) इसके अलावा इस पे लगी थी 376(2)(n), मतलब मल्टीपल टाइम एक ही महिला के साथ रिलेशनशिप बनाना, उसका भी धारा लगी। और इसके अलावा जो धारा लगी थी वो 354(a), 354(a), ये यौन उत्पीड़न की धारा है, और 354(b) ये कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने की धारा है, 354(c) किसी की आपत्तिजनक, किसी महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने पर ये धारा लगाई जाती है। इसके अलावा लगा था 506 आपराधिक धमकी किसी को देना, 201 जिसमें है कि साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करना, और इसके अलावा आईटी एक्ट 2008 की धारा 66(e) इसमें लगाई गई थी, और इसी के आधार पर इसका पूरा ट्रायल चला था। तो अब ये तो हो गई कहानी एसआईटी की और जांच की, एफआईआर की। प्रज्वल पकड़ा कैसे गया? क्योंकि जो तो मुझे देता जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो तमाम चीज फैक्ट उस समय सामने आए थे कि वो इंडिया में है ही नहीं। ऐसा है ना, तो एसआईटी का जो गठन हुआ था जी, तो एसआईटी ने एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। ये तो चुनाव के तुरंत बाद में भाग गया, क्योंकि इस पास डोमेस्टिक पासपोर्ट था इसके जी, तो कहीं भी आ जा सकता था उसी डोमेस्टिक पासपोर्ट को लेकर के। तो उसका पासपोर्ट के बेसिस पे वो चला गया। एसआईटी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की कब, जब वो सब जो मिला इसका प्रिंट ड्राइव और ये वो जिसके बेसिस पे मुकदमा उसका दायर हुआ, तो उसको एसआईटी जांच कर रही थी। 26 को एसआईटी की गठन हुआ। 26 को तो ये मतलब मामला आया था। 26 को तो इन्हीं के बंदे ने सब कंप्लेंट बता दिया उसे, तो उसी बेसिस पे 27 को एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने ब्लू कॉर्नर जब ये देखा भग गया है, तो भग गया था ना, तो एसआईटी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। आई थिंक 5 मई को जारी किया था उसने, 5 मई को जारी किया था। फिर वो जाकर के 31 मई को पकड़ा गया है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ी कहानियां उसमें आई कि 5, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 5 तारीख को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुई और 5 तारीख को ही ये महिला के बरामद की बंदी बना के उसके फार्म हाउस में रखे जाने की सूचना कार्तिक ने जो दी थी, वो भी 5 ही तारीख का इंसिडेंट है। एफआईआर तो 8 को दर्ज हुई। क्या केम्पारा गौड़ा क्या है वो एयरपोर्ट का नाम है जी, हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहीं से पकड़ा गया 31 तारीख को, 31 मई को। जी 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 जी। तो इसमें कुछ तब से वो जेल में है जी, छूटा नहीं। 10 दिन तो एसआईटी रखा अपने पास, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में चला गया। हाँ, तो सीरियस एलिगेशंस थे, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत कोशिश की इसने, कई बेल एप्लीकेशन दायर किए, सुप्रीम कोर्ट तक गया। जी,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये तो भाई पावरफुल आदमी है ना, नेता है, पावरफुल है, किसी भी तरह फेस कर सकता है, तो लिहाजा इसको तो देना ही नहीं। हाँ, मतलब अगर कानून को देखें तो थोड़ा सा शक्तिशाली है कि यहाँ पे कानून की ताकत पता चलती है कि देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो सत्ता पार्टी के पक्ष में ही काम करने वाली पार्टी थी जिससे प्रज्वल वेलांग करता है। उसके बाद भी नहीं मिले कोई जवाब कि मतलब उसको ना बेल किसी लेवल पे नहीं मिली, ना हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट कहीं से नहीं मिली। फाइनली कोर्ट ने कहा भाई गवाह को तो इन्फ्लुएंस कर देगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और सवाल सामने आता है कि एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस क्यों गया है, और थोड़ा सा रेफरेंस भी डाल दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए, जानकारी की चीज होगी कि एमपी एमएलए कोर्ट है क्या। भाई एमपी एमएलए कोर्ट मुकदमों का त्वरित निर्णय के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया। किसके केस चलते हैं एमपी एमएलए कोर्ट? जितने एमपी है इतने एमएलए हैं, उनके कैसे चलते हैं? आम आदमी का मतलब जैसे कि वो ठीक बात है, मतलब एमपी एमएलए का मतलब केवल एमपी एमएलए से है कि मान लीजिए कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, नगर नेताओं का है, तो मतलब कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए जितने मुकदमे हैं सब उसमें तब उनका एमपी एमएलए में कोर्ट उनका मुकदमा, चाहे वो गबन का हो, चाहे इस टाइप का हुआ, क्राइम का हो, सब चलेगा वहाँ। ओके एमपी एमएलए। तो ये क्या एमपी एमएलए कोर्ट हर जिले में है या कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे है? हर जिले में एमपी एमएलए कोर्ट का है। अच्छा, कभी ऐसी भी व्यवस्था थी कि एमपी एमएलए कोर्ट भी पता चला 10 जिलों की एक हो, ऐसा भी कुछ पहले था ना? हाँ, तो ज्यादा नहीं थी ना, तो मतलब जैसे मुझे जो पता है समझ में आता है, मतलब जितनी जानकारी है, मैंने अध्ययन जो किया है कि राजनीतिज्ञों के खिलाफ जो मुकदमे थे वो लंबे समय तक ट्रायल चलते रहते थे, इसीलिए तो उसको जल्दी से निपटे और इन लोगों को जो भी है एक्विट किया जाना है या फिर भाई सजा होनी है, जो उनका भी एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, तमाम लोगों का मतलब नेता जो है, हाँ राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। तो ठीक, मतलब ये स्पेशल मतलब एमपी एमएलए कोर्ट्स का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे किया गया था। इसमें राजनीति पार्टियों से जुड़े लोगों के खिलाफ होने वाले मुकदमे, राजनीति की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह चले, जल्द से जल्द इन मुकदमों का निस्तारण किया जाए, इसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किया गया। ये विशेष अदालतें हैं। पहले इनकी टेरिटरी अलग अलग तरह की बनाई गई थी। कभी कहीं उत्तर प्रदेश बड़ा जिला था तो उत्तर प्रदेश में मतलब अलग अलग जगहों पे, जैसे प्रयागराज में एक काम करती थी, यहाँ पे पूरे पूर्वांचल के केस देखे जाते थे। तो उसको अब जो है, क्योंकि ये हुआ कि अब एक आदमी को आने जाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है, अब मुकदमा महाराजगंज जिले में है और उसको प्रयागराज आना है, तो हियरिंग के लिए गवाहों को दिक्कत, और जो पुलिस वाले हैं उनको दिक्कत, और जो जिनके खिलाफ मुकदमा है उनको दिक्कत, इसमें देरी को देखते हुए अब उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिवाइड कर दिया गया है। तो ये पैरेलल काम करने वाली कोर्ट है। इस मामले में जो सुनवाई कर रही थी कोर्ट, स्पेशल सेशन जज जस्टिस संतोष गजानन भट्ट इसका फैसला जिन्होंने सुनाया है, तो इसके उनकी जब केस में आ गया, आरोप पत्र हो गए अप्रैल में, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कितने गवाह कैसे कैसे पेश हुए कोर्ट में कि जो गवाही दिया है, क्योंकि चार्जशीट के गवाह अलग बात होती है और कोर्ट में जो पेश करके गवाही कराई जाती है वो अलग बात होती है। तो मैं कोर्ट में पेश होने वाले लोगों की बात कर रहा था। जहाँ तक हमने देखा है, पढ़ा है जी इसके बारे में, 26 गवाह गुजरे हैं कोर्ट। अच्छा, इस केस में 26 गवाह गुजरा है, इस लेडी वाले केस। अच्छा जी, अभी हम लोग एक ही केस को इसके खिलाफ 4 केस हैं जी, जिसमें केवल एक केस में अभी डिसीजन हुआ है जी। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद मतलब और एविडेंस के रूप में और क्या क्या चीजें सबमिट की गई? जैसे बहुत सारी चीजें मार्केट में थी उस समय की, ये इतनी पेन ड्राइव मिल गई और इतना यहाँ पे ये चला दिया, तमाम हजारों संख्या सारे स्टेटमेंट, पेन ड्राइव, इसके अलावा कोरोबोरेटिव एविडेंस, वो कपड़े जी। मतलब इस केस का निष्कर्ष तक पहुंचने में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे होंगे वो क्या क्या रहे? भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट तो वही रहे हैं कि इनकी नौकरी से इनका एम्प्लॉय था। नहीं, मतलब इस तरह से नहीं, जैसे एविडेंस को साबित करने में, लाइक आपने बोला एक चीज भी पीछे बताई थी कि डीएनए मैच कर गया, जो कपड़े पे मिला वो डीएनए मैच कर गया ना। देखिए मेन चीज तो डीएनए मैच हुआ। वीडियो तो आप नकार नहीं सकते,
वीडियो नहीं, मतलब वीडियो की भी तो फोरेंसिक जांच हुई होगी ना। हाँ। ऐसे कैसे कोई भी वीडियो को तो हम सच मान नहीं सकते वो तो जब आया तक होगा फोरेंसिक जजमेंट जांच में में ना, वो बात सच ना हो। बिना उसके थो वो होगा, बिना फोरेंसिक जांच का कोई काम नहीं होता मतलब है। एक बात हम वो कहें कपड़े कि भी फोरेंसिक जो जांच से ही आया होगा। जी जी, इसका मतलब ये कि दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि इस केस को डिसाइड करने में फोरेंसिक एविडेंस ने बहुत, या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको कहेंगे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो तो क्योंकि डीएनए मैच वो भी इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक एविडेंस का पार्ट हो गया। सारी जो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव जो भी कुछ मिला होगा जिसमें भी वो कंटेंट था, वो कंटेंट ओरिजिनल है, नॉन ओरिजिनल है, फेक है, एआई जनरेटेड है, बिल्कुल। या वो कुछ भी दूसरा ऐसा मिक्स कर हाँ, दिया गया है, इस तरह का कुछ जो आरोप तो तमाम हो सकते हैं। तो यानी कि उसको भी मतलब फोरेंसिक जांच हुई होगी, वहां से ओके हुआ होगा कि दोनों फेसेस सेम हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि ब्रेक करके कट पेस्ट करके कहीं जोड़ा नहीं गया होगा। तो इसके आधार पे मॉपिंग हम होता देखें है, तो दोनों चीजें, मॉपिंग तो होता ही आजकल की बात मतलब नहीं, डबल मॉपिंग होता लेयर का है। झटका उनको लगा होगा इस पूरी प्रक्रिया में। क्योंकि एक तरफ तो एक महिला थी जो जस्टिफाइड थी कि उसके साथ हुआ है, वो डीएनए मैच करा दिया उससे, वहां से वो क्लियर हो गया। और दूसरा उनका सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली भी उनके अगेंस्ट भी जा रही थी, हाँ, और वो क्लियर कट जा वो रही थी, ऐसा नहीं था, उन्हीं के उसमें पास से कोई मार्किंग बरामद नहीं हुआ थी। ना, बरामद हुआ उन्हीं के पास से ना। नहीं, जो पेन ड्राइव वगैरह थी हाँ, वो तो खैर मार्केट प्लेस पे भी मार्केट में आ मिली गया। थी जी। मार्केट प्लेस पे कुछ लोगों को जैसे एक आरोप लगा था जब उनके प्रज्वल के पोलिंग एजेंट ने जो किया था, हाँ, कंप्लेंट किया था, तो उन्होंने ये एफआईआर आरोप लगाया था कि जो लोग कन्वेंसिंग के लिए, जो प्रज्वल के खिलाफ जो दूसरे दल के प्रत्याशी हैं जो वो कन्वेंसिंग के लिए बांट घर रहे डोर हैं। टू डोर जा रहे हैं, वो लोग वो पेन ड्राइव बांट रहे हैं। तो वो तो वहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन अब जो पेन ड्राइव में कंटेंट था, शुरुआत में प्रज्वल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। तमाम पॉलिटिकल जितना भी है, इसको तो शुरुआती दौर में जिस समय ये मामला आया था, उसको तो पॉलिटिकल चश्मे से ज्यादा देखा जा रहा था। उसका क्राइम वाला एंगल तो बाद में जो एस्टेब्लिश किया एसआईटी की जांच, और फिर ये गवाह और तमाम लोगों चीजें में, मतलब मुझे जो समझ में आता है कि फोरेंसिक एविडेंस को बीएनएस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया गया। फॉरेंसिक एविडेंस अब किसी भी इवेंट में, मतलब किसी भी घटना के समय अनिवार्य कर दिया गया है फॉरेंसिक टीम का जाना और उससे स्पॉट से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना। तो ये एक जानकारी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो खासतौर से जो लॉ के प्रैक्टिशनर है या जो लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए, कि बीएनएस में इसको स्पेसिफाई तरीके से अलग से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इस केस में फैसला क्या आया, कब आया, क्या क्या कोर्ट ने सजा सुनाई है? भाई ये सजा तो, फैसला तो आ गया था 1 तारीख को, 1 अगस्त को। अच्छा, 1 अगस्त को तो वो उनको हो गया था मान ना लिया कि गया मतलब, था कि ये हाँ, दोषी इनका हैं, जो दोषी इनको साबित हो दोषी गए थे जी। साबित हो गए थे, दोषी करार कर दिया गया था। सजा उनको दूसरे दिन 2 अगस्त को सुनाया गया। जी। सजा में आजीवन कारावास प्लस 11 लाख, 11.5 लाख रुपया कंपनसेशन देने की बात हुई, जिसका मेजर पोर्शन कहा गया कि इस लेडी को दिया जाए जी। हाँ, अच्छा। जिसके जिसके खिलाफ इन्होंने सब किया था, जो कुछ जी गंदा काम किया था जो, जी जी। तो उसको दिया जाए, ये हुआ था, कोर्ट ने ये कहा है। जी। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि क्या अब वो जीवन भर के लिए जेल चले गए या उनके पास कोई रेमेडी के पॉइंट्स उपलब्ध हैं? भाई रेमेडी तो है ही है उनके पास, क्योंकि केवल ट्रायल कोर्ट तो ही है ना। कैसे कैसे पार, मतलब क्या क्या मिल सकती है उनको? ये जो लॉ के स्टूडेंट है खासतौर पे उनके लिए बहुत जानकारी भाई की तो, चीजें। भाई ये तो अभी तो सेशंस कोर्ट है, तो एकदम पहली सीढ़ी है। जी ये पहली सीढ़ी है, सेशंस कोर्ट है। सेशंस कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है। जी। हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है। हम्म। अब सेशंस कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट जब जाएंगे, तो सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ अपील में जाएंगे। जी। अपील हाँ। में ये प्रेयर करेंगे कि साहब जो सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सेटिसाइड किया जाए और अपील अलाउ की जाए इनकी। अच्छा, मतलब अच्छा। और फिर कहेंगे कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, इंटरिम एज ए इंटरिम मेजर, इनका जो सेंटेंस वो सस्पेंड किया जाए और इनको बेल पे इंलार्ज किया जाए। अच्छा। अगर बेल यहाँ नहीं मिलती है, मान लीजिए ड्यूरिंग अपील पेंडेंसी, अच्छा, मतलब अपील अलाउ हो जाए और बेल ना अलाउ हो। मान लीजिए
नहीं नहीं, मान लीजिए बेल अपील पेंडिंग है, बेल नहीं मिलती है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बेल के लिए। अच्छा, दोबारा जाएंगे हाँ, आप? दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, कि साहब ड्यूरिंग पेंडेंसी हमारी अपील वहाँ पेंडिंग है, वहाँ दिया जाए। अच्छा, एक चीज अभी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और फैक्ट न भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट जाए, न भी सुप्रीम कोर्ट जाए तो वहाँ फिर अपील, वहाँ में अपील में फिर दोबारा दे सकते हैं साहब इतने दिन से पेंडिंग है, अपील हमारी अभी तक तय नहीं हुई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि साहब हमारी अपील इतने दिन से पेंडिंग है, हमारी अपील को एक्सपीडिशियसली हियर किया जाए। मान लीजिए बेल की प्रेयर वहाँ ना करें, बेल एंटरटेन ना हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा फिर एज ए रिट पिटीशन। अच्छा, मतलब एक चीज और आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्वेरी भी हो सकती है, ये क्यूरियोसिटी भी है कि जैसे इनको तो अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और सपोज हाई कोर्ट में वो आते हैं, उनको बेल ग्रांट हो जाती है, एग्जेप्ट मतलब एक्सेप्शनल कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए वो आते हैं और उनकी बेल एक्सेप्ट हो, और कोर्ट उनका क्वेश्चन नहीं करता, ये सजा क्वेश्चन नहीं करता, तो एक तरह से देखा जाए दूसरे शब्द में तो उनका पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गया, क्योंकि सजा 2 साल से ज्यादा है, और अब वो उसके हिसाब से तो वो कहीं चुनाव लड़ नहीं सकते। नहीं, सेंटेंस जब तक वो नहीं चुनाव लड़ सकते ना, जो सेंटेंस उनका सस्पेंड नहीं हुआ, सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुआ, मतलब बेल इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, मतलब हाँ, जी, बेल इज समथिंग डिफरेंट। अभी राहुल गांधी केस में हुआ था। हाँ, बेल इज समथिंग डिफरेंट और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दैट इज डिफरेंट, और यहाँ तो आजीवन कारावास की सजा। राहुल गांधी का केस रेफरेंस इसलिए क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो कैश कर दिया ना, वो 2 साल की सजा ही खत्म कर दी। बाद में हुआ आपने एक्सेप्शनल बाद में हुआ ना, पहले मांग रहा था तो नहीं हुआ, जब तक वो नहीं हुआ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको फर्स्ट को अलाउ किया, बाद में खत्म कर दिया। अरे गुजरात हाई कोर्ट ने कहा गया था ना। हाँ, गुजरात हाई कोर्ट ने तो 2 साल की सजा ही सुनाई थी, तभी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता गई। पहले कहा कि था हम सस्पेंड किया, पर सस्पेंड नहीं हुआ, बाद में तो क्वैश हो गया वो। जी, हाँ, पूरा वो तो बाद में क्वैश कर दिया गया, पूरा बाद में क्वैश ही हो गया, तो खत्म हो गया। जी, अब मतलब राजनीतिक करियर पे ऑलमोस्ट फिलहाल राजनीतिक करियर तो है ही नहीं। आप हाँ, जितनी बड़ी चीजें आ गई हैं और जिस तरह से सजा हो गई है, राजनीतिक करियर सवाल और जहाँ तक पूरे परिवार के लिए भी बड़ी समस्या होगी। और ये केवल बेल पे आने से नहीं हो जाए। हाँ, अगर बेल पे बाहर आ जाए मान लीजिए, तो थोड़ा चुनाव लड़ लेंगे। हाँ, चुनाव तो नहीं है लड़ सकते जब तक कि पूरी अपील खत्म नहीं हो, सजा ना सस्पेंड हो। अपील इनकी अलाउ नहीं होती है, सजा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती है, बरी नहीं हो जाते ये, तो होगा। अब ये जो मुकदमा हम लोगों ने अभी जिसकी चर्चा करी, ये तो अभी एक मुकदमा है जिसमें अभी जजमेंट आया है जी, सेशंस कोर्ट का। इसके अलावा इनके खिलाफ 3 मुकदमे और हैं। अच्छा, हाँ, जो ट्रायल में है, जो ट्रायल में अंडर ट्रायल है जी, वो भी इसी टाइप के हैं सब रेप और सेक्सुअल हैरासमेंट, वो भी अपने अंडर रहने वाले लोगों का ही है वो सब। हाँ, जी, कोई जिला पंचायत का है, तो कोई एक उनके यहाँ काम करता है, सोइया की बिटिया के साथ है, उसकी बिटिया के साथ है। ऐसे 3 मुकदमे और हैं जी। तो अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बेल की बात कर रहे हैं। बेटा कई बार जाएंगे? अभी तो बहुत सारी लंबी लड़ाई उनको लड़नी, कई बार जाएंगे बेल कराने, और क्या, और बेल पे थे ही नहीं ड्यूरिंग ट्रायल। हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट बेल देगी। मतलब एक तरह से अब पूरा पॉलिटिकल करियर इनका दांव पे लग चुका है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है पॉलिटिकल करियर की, मतलब वैसा भी करियर खत्म ही है एक तरह से। बहुत कम उम्र में 1990 का जन्मा एक लड़का, और 36-35 साल की उम्र में उसका पूरा का पूरा करियर ब्रेक होने के कगार पे है। तो ये था आज का वीडियो, और हम दोनों जो है यहीं पर इसको समाप्त करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और कोशिश करेंगे कि हम इसी हफ्ते में एक और वीडियो लेकर आ सकें, किसी ऐसे ही चर्चित मुद्दे पे जिस पे कोर्ट का डिसीजन आया हुआ हो। हम मोस्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर ही काम करने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये सिर्फ 1 साल के 1.25 साल के भीतर इस केस में फैसला आ गया है, और पॉलिटिकली जो है ये बहुत हॉट केक टाइप का केस, सेंसिटिव केस था, बहुत चर्चित केस था,
इसलिए हम लोगों ने इसको ट्रायल कोर्ट के फैसले को आज के डिस्कशन में शामिल किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया है। अपने इस पे ना सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि कमेंट देकर बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा है और इसमें और सुधार करने की क्या गुंजाइश है। कुछ लोगों ने सीआरपीसी से संबंधित कुछ वीडियो बनाने की बात हमारे पिछले वाले वीडियो में के कमेंट्स में की है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि वो आपके सवाल का जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दें। आपको धन्यवाद।